जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं 22 जून के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सारे एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो या बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम हो, बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम, सभी में करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहले तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा विवेक अग्रवाल। क्या है? विवेक अग्रवाल का नाम याद रखना है। अब चलिए फैक्ट्स पे बात करते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, अगर हम बात करें एफएटीएफ का स्थापना का, कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ था 1989 में पेरिस में आयोजित G7 देशों के शिखर सम्मेलन की पहल पर हुआ था। तो आपको यहाँ से सिंपल याद रखना है कि एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना 1989 में हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। यहीं इसका अगर मुख्यालय हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मुख्यालय के भीतर ही इसका सचिवालय है। तो आपको याद रखना कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, यह जो पेरिस है, फ्रांस में पेरिस, और जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मुख्यालय के भीतर ही इसका क्या है? सचिवालय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको एक लाइन में पेरिस याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। चलिए आगे अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो शुरुआत में एफएटीएफ का जो उद्देश्य है, इसका कार्य केवल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, लेकिन वर्ष 2001 में इसे टेरर फंडिंग यानी आतंकवादी वित्त पोषण को रोकना भी शामिल कर दिया गया। कहने का मतलब कि जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शुरुआत में इसका कार्य केवल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था, लेकिन वर्ष 2001 में इसे टेरर फंडिंग को रोकना भी शामिल कर दिया गया कि जो देश टेरर फंडिंग करते हैं, पाकिस्तान जैसे देश, उनको भी इसमें हम क्या करेंगे? शामिल करेंगे, और रोकना इनका एक तरीका से काम हो गया एफएटीएफ का। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि यह जो एफएटीएफ है, एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, भारत वर्ष 2010 में एफएटीएफ का 34वां पूर्ण सदस्य बना, और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। कहने का मतलब कि भारत एफएटीएफ में कब शामिल हुआ, तो 2010 में जब भारत शामिल हुआ था उस समय यह 34वां नेशन था, और वर्तमान में एफएटीएफ में टोटल 40 कंट्री है। वर्तमान में एफएटीएफ में टोटल कितने कंट्री हैं? 40 कंट्री हैं। इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ और चीज़ हम देखें, इसमें होता क्या है। यहाँ आप देखिए, एक है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में जो कंट्री को डाल दिया जाता है, इसे हम कहते हैं निगरानी सूची। इसमें उन देशों को रखा जाता है जिनकी वित्तीय प्रणाली में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जोखिम अधिक है, लेकिन वे इसे सुधारने के लिए एफएटीएफ के साथ काम करने के लिए सहमत हैं। तो याद रखिएगा कि ग्रे लिस्ट में उसको डाला जाता है जिनका वित्तीय प्रणालियों में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का जोखिम क्या है? अधिक है, जैसे पाकिस्तान जैसे देश। वहीं अगर हम बात करें ब्लैक लिस्ट नेशन के बारे में बात करें, तो इसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्र कहा जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा करने वाले असहयोगी देशों को रखा जाता है, जैसे उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जैसे उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे देशों को, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा करने वाले असहयोग देशों को रखा जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को प्रभावित कर सकते हैं वित्तीय प्रणाली के तहत। तो वैसे जोखिम देशों को इसमें रखा जाता है, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको इसका सिंपल आंसर याद रखना है, 17वां। कौन? 17वां, 70। ये तो इसका आंसर हो गया।
आगे हम अगर बात करें इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज को, तो देखिए यहाँ पे सूचकांक का आधार क्या है। तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि यह जो सूचकांक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और यह मापता है कि कोई देश पारंपरिक प्रदूषणकारी ऊर्जा जैसे कोयला, डीजल से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन और हाइड्रो, नवीकरणीय मतलब जो जल्दी जल्दी बनाया जा सकता है, जिसको रिन्यू किया जा सकता है बहुत जल्दी, ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगता है, उसी को हम नवीकरणीय बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और कितनी मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, यह इंडेक्स कुल 44 संकेतकों पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि यह जो ऊर्जा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। यह मापता क्या है? तो कोई देश जो पारंपरिक प्रदूषणकारी ऊर्जा जैसे कोयला, डीजल से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन और हाइड्रो, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जिसको बार बार और तेजी से बनाया जा सकता है, जिसको रिन्यू किया जा सकता है, जल्दी मतलब खत्म नहीं होगा, उसी को हम नवीकरणीय बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। सौर, पवन, हाइड्रो, कोयला और डीजल ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार अगर खत्म हो गया तो बहुत मुश्किल से या लाखों लाख वर्ष लग सकता है बनाने में, इसीलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब। और वहीं जो सौर हो गया, पवन हो गया, हाइड्रो हो गया, यह रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसको जल्दी जल्दी बनाया जा सकता है। के तरफ कितनी मजबूती से कदम बढ़ा रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, हाइड्रो की तरफ कितनी मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, यह इंडेक्स इसी के लिए तैयार किया जाता है। और इसमें टोटल 44 संकेतकों पर आधारित होता है। कितना? 44। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर बात करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना 1971 में क्लॉस शवाब द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी प्रसिद्ध वार्षिक शीतकालीन बैठक हर साल दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होती है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका प्रसिद्ध वार्षिक शीतकालीन बैठक हर साल कहाँ होता है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। तो कार्ल श्वाब के द्वारा 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्थापना किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसका हर साल एनुअल विंटर मीटिंग कहाँ होता है? तो दावोस, स्विट्जरलैंड में होता है। इतना सारा चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंडेक्स दिया गया है जो कि ध्यान रखना है। जैसे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यह ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 116 है। इसमें भारत का रैंक कितना है? 116 है। वहीं ग्लोबल पीस इंडेक्स का बात करें तो इसमें भारत का रैंक 127 है। विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात करें तो भारत का स्थान 157 है। और वहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का बात करें तो भारत का स्थान 91 है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथे नंबर पे है। इतना सारा चीज़ आपको याद रखिएगा कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 116 है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 157 है, और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 91 है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। चलिए यहाँ देखिए, यह है कि भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में प्रतिष्ठित उल्फ प्राइज जीतने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिकी विज्ञानी कौन है। कहने का मतलब है कि ये जो उल्फ पुरस्कार है, जीतने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी कौन है। तो पहले कौन है? तो आपको याद रखिएगा इनका नाम जैनेंद्र के जैन। क्या है? जैनेंद्र के जैन का नाम आपको ध्यान रखना है। तो यह भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जैनेंद्र के जैन, जिसने फिजिक्स के क्षेत्र में प्रतिष्ठित उल्फ प्राइज जीता है। तो प्रतिष्ठित उल्फ प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय मूल के कौन है? तो जैनेंद्र के जैन का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं।
पुरस्कार का महत्व, यह जो वुल्फ पुरस्कार है इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा 1978 1978 से प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि वुल्फ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन के द्वारा, और एक कब से दिया जा रहा है, तो 1978 से, कब से, 1978 से दिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं आगे अगर हम देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है वुल्फ प्राइज, इस बात को ध्यान रखिए। वहीं अगर नोबेल का पूर्वगामी, देखिए इस पुरस्कार को नोबेल का पूर्वगामी भी कहा जाता है क्योंकि इतिहास में भौतिकी और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकांश वैज्ञानिकों को आगे चलकर नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। क्यों इसको नोबेल का पूर्वगामी कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुरस्कार को, किस प्राइज को नोबेल का पूर्वगामी कहा जाता है, तो वुल्फ प्राइज को, किसको कहा जाता है, वुल्फ प्राइज को। और इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में अभी तक जितने भी, चाहे वो फिजिक्स के लिए वुल्फ मिला हो, चाहे केमिस्ट्री के लिए वुल्फ मिला हो, और बाद में जिनको जिनको केमिस्ट्री और फिजिक्स में वुल्फ पुरस्कार मिला है, आगे चल के इन सभी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र, आगे चलते हैं। वुल्फ प्राइज वैज्ञानिक खोज का अगर बात करें, इन्हें यह पुरस्कार क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत कंपोजिट फर्मियंस की खोज के लिए मिला, जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर के लिए आधारशिला है। तो याद रखिएगा कि यह क्यों दिया गया वुल्फ प्राइज, तो आपको ध्यान रखना कि यह जो पुरस्कार दिया गया है क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत कंपोजिट फर्मियंस की खोज के लिए मिला है, जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर के लिए आधारशिला रखेंगे। तो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत यह दिया गया, इस बात को ध्यान रखिए। अगर हम देखें यहाँ पे कि नोबेल एंड इंडिया की आज तक किन किन भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है, तो अगर हम इस पे बात करेंगे तो यहाँ देखिए नोबेल प्राइज और इंडिया के बारे में एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सीवी रमन। इन्हें 1930 में रमन प्रभाव स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए भौतिकी का नोबेल मिला था और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक भारत के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सीवी रमन। इन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला ये पॉइंट आपको हो गया। दूसरा पॉइंट डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण, यानी कि आपको याद रखना है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज के लिए, कृत्रिम जीन संश्लेषण और आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम याद रखना। इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1968 में। क्यों दिया गया? तो कृत्रिम जीन संश्लेषण, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज एंड जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, इस बात को ध्यान रखिए। यहीं अगर हम बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का, इन्हें 1983 में तारों की संरचना और विकास के लिए चंद्रशेखर सीमा 1.44 इंटू मास के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला था। एक चंद्रशेखर लाइन भी इसको बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1.44 को चंद्रशेखर लिमिट भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ देखिए तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें कब तारों की संरचना और विकास के लिए नोबेल प्राइज मिला? 1983 में। तो आपको सारा फैक्ट्स याद रखना है कि डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में दिया गया नोबेल प्राइज, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया, डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया। यह सारा फैक्ट आपको, और अगर से पूछा जाए कि चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है, तो 1.44 आपको ध्यान रखना है। यहीं अगर हम बात करें कि यहाँ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी रूप से निर्मित 3 नौसैनिक जहाज़ों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्र को कहाँ से भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो आपको याद रखना है कहाँ से शामिल किया है, तो आपको कोलकाता का नाम याद रखना है। किसका? कोलकाता का।
देखते हैं इसको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वदेशी रूप से निर्मित 3 नौसैनिक जहाज INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्र को कहाँ से भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। शिपयार्ड, इन तीनों जहाज़ों का निर्माण कहाँ हुआ है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC कोलकाता के द्वारा किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम पूछ चुका है कि यह जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है यह कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। कहाँ पे है? तो इस शिपयार्ड का नाम आपको याद रखना है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ है? तो यह कोलकाता में है और यह जहाज़ निर्माण का काम करता है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ देखिए INS दूनागिरी। अगर INS दूनागिरी की बात करें तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एक स्टील्थ फ्रिगेट है। यह जहाज़ भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है, याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो INS जो दूनागिरी है यह कैसे बनाया गया? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत बना है और यह एक स्टील्थ फ्रिगेट है। यह एक निर्मित एक स्टील्थ फ्रिगेट है और यह जहाज भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से भी लैस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें INS संशोधक के बारे में तो INS संशोधक यह बड़े सर्वे वेसल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज है और इसका कार्य समुद्र के नीचे हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना है। क्या काम है इसका? तो INS संशोधक के बारे में यह बड़े सर्वे वेसल सर्वोच्चन पोत प्रोजेक्ट का चौथा जहाज है और इसका कार्य क्या है? समुद्र के नीचे हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना। तो फोर्थ यह चौथे नंबर का शिप है और लार्ज सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? यह चौथे नंबर का जहाज है, लार्ज सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसका काम क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे INS अग्र के बारे में बात करें तो INS अग्र यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ये SWC मतलब कि यह क्या है? यह INS अग्र एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। आपको इतना याद रखना है। अगर पूछा जाए कि अग्र क्या है तो यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है जो छिछले पानी में, क्या बोल रहा है? जो छिछले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए है, याद रखिएगा। तो यह छिछले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ देखिए इसको होवरक्राफ्ट फैक्ट के बारे में। होवरक्राफ्ट क्या है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा H561 नामक भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन होवरक्राफ्ट गोवा में शामिल किया गया जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देखते हैं कि होवरक्राफ्ट क्या है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा H561 नामक भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन होवरक्राफ्ट गोवा में शामिल किया गया है जो पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको कहाँ शामिल किया गया है? गोवा में। इसका नाम क्या है? H561, आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की सोफिया 2026 सोफिया रिपोर्ट के अनुसार जलीय जीवों एक्वा कल्चर के उत्पादन में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की सोफिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार जलीय जीवों एक्वा कल्चर के उत्पादन में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरे नंबर का स्थान मिला है। अगर इसके महत्वपूर्ण फैक्ट का अगर हम बात करें, यहाँ देखिए FAO का अगर बात करें, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसी कारण 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है FAO। क्या बोल रहा है कि FAO
मतलब इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसी कारण से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। यहीं पे अगर सोफिया के रिपोर्ट का बात करें तो सोफिया का पूरा नाम याद रखिएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है और वर्ष 2026 के रिपोर्ट की थीम क्या है? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार और देखते हैं, सोफिया का पूरा नाम क्या है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है और वर्ष 2026 की रिपोर्ट के थीम क्या है? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, इस बात को याद रखिएगा। सोफिया का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 का थीम क्या है इसका? तो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रोडक्शन डिस्टिंक्शन का अगर बात करें, विशुद्ध रूप से मछली पकड़ने में अगर बात करें तो मछली पकड़ने में के उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में है, लेकिन समग्र जलीय कृषि एक्वाकल्चर यानी कृत्रिम पालन भी अगर देख ले, मछली, केकड़ा या जलीय पौधे की बात आती है तो चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरे स्थान है। तो अगर स्पेशल मछली पकड़ने का बात करें तो इस उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में है, लेकिन समग्र जलीय कृषि का अगर बात करें, जैसे कि मछली पालना, केकड़ा, जलीय पौधे, तो इस समग्र जलीय प्रोडक्शन का बात करें तो उसमें चीन नंबर 1 है और भारत दूसरा स्थान पे है, याद रखिएगा। लेकिन अगर सिर्फ मछली पकड़ने का बात आएगा, मैराइन कैप्चर कि समुद्र से मछली सबसे ज़्यादा कौन पकड़ता है, वहाँ पे भारत नंबर 1 पे है। लेकिन समग्र जलीय कृषि के लिए देखा जाए तो चीन नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पे। चलिए यहाँ देखिए, पीसी कल्चर, मछली पालन के विज्ञान को हम पीसी कल्चर कहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पीसी कल्चर। इक्थियोलॉजी हम लोग जानते हैं, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। ब्लू व्हेल के बारे में जानिए, नीली व्हेल मछली वर्ग में नहीं आती, बल्कि यह फेफड़ों से सांस लेने वाला पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है, मैमल है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब मछली पालना पीसी कल्चर कहलाता है, मछलियों का अध्ययन करना इक्थियोलॉजी कहलाता है और ब्लू व्हेल एक मछली वर्ग में नहीं आता है। ब्लू व्हेल मछली वर्ग में नहीं आता, यह फेफड़ों से सांस लेने वाला पृथ्वी का सबसे बड़ा मैमल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक पैमाने कमर्शियल स्केल पर कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना लखनपुर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अगर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक पैमाने कमर्शियल स्केल पर कोयले से अमोनियम नाइट्रेट, किससे? कोयले से अमोनियम नाइट्रेट का अगर बात करें तो यह बनाने वाली परियोजना लखनपुर प्रोजेक्ट का आधारशिला कहाँ रखा है? तो आपको ध्यान रखना है झारसुगड़ा, ओडिशा। कहाँ पे? यहाँ देखिए, झारसुगड़ा, ओडिशा का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे इसमें फैक्ट्स देखते हैं। इस परियोजना के तहत उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले के लखनपुर में 2516 करोड़ की लागत से इसे विकसित किया जा रहा है। कोल गैसिफिकेशन तकनीक, अब इसको समझते हैं। कोल गैसिफिकेशन तकनीक के इस प्रक्रिया में कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे उच्च दाब हाई प्रेशर पर रासायनिक रूप से तोड़कर सीन गैस यानी सिंथेटिक गैस में बदला जाता है और सीन गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है और इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक और अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। कहने का मतलब समझिएगा कि एक कोल गैसिफिकेशन टेक्निक है। इस प्रक्रिया में कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे हाई प्रेशर पर रासायनिक रूप से तोड़कर सीन गैस या सिंथेटिक गैस में बदला जाता है और सीन गैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मुख्य रूप से, और हाइड्रोजन H2 का एक क्या है? मिश्रण होता है और इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक और अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए 100 मिलियन टन्स
राष्ट्रीय लक्ष्य क्या रखा गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत सरकार ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम कोयले से क्या बनाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे। और कितने मिलियन टन कोयला का, तो 100 मिलियन टन। लक्ष्य कब का है, 2030 तक का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में अपराधियों और संदिग्ध के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड को ऑन स्पॉट जांचने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो अभी आप याद रखिएगा इसको, अभिज्ञान को, अभिज्ञान ऐप को। किसको याद रखना है, अभिज्ञान ऐप। यह जो अभिज्ञान ऐप है इसका क्या काम है, तो अभिज्ञान ऐप यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है कि अपराधियों और संदिग्धों के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड को ऑन स्पॉट जांचने के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, अभिज्ञान ऐप। ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। अब इस ऐप में लगभग 1.3 करोड़ संदिग्धों और अपराधियों का केंद्रीय फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस मौजूद है, जिससे फील्ड पुलिसकर्मी किसी का भी आपराधिक इतिहास ऑन स्पॉट चेक कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीआरबी के बारे में जानते हैं। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। और एनसीआरबी की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और इसका स्थापना कब हुआ है, 1986 में हुआ है। और किसके द्वारा यह बनाया गया था, तो याद रखिएगा यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है एक तरीका से। एनसीआरबी किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है एनसीआरबी का, न्यू दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, यह एक लीगल राइट है। पुलिस को संदिग्धों के बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट से कट करने का अधिकार आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के तहत मिलता है। इसने ब्रिटिश काल के कैदी शिनाख्त अधिनियम 1920 को बदला है। ये भी याद रखिएगा अगर स्टैटिक जीके के तौर पे पूछा जाए कि जो आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 के तहत क्या मिला है पुलिस को, कि जिस पे अगर आपको शक है बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट्स एकत्र करने का अधिकार लीगल राइट है। और यह आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के तहत मिला है। और इसने जो 2022 में जो ये आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 आया है, यह ब्रिटिश काल के कैदी शिनाख्त अधिनियम 1920 से बदला गया है। तो यह ब्रिटिश एरा में एक और कानून चलता था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, इसी को बदला गया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 से। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 21 जून 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कौन सा संस्करण है, तो याद रखिएगा कि यह जो 21 जून को कौन सा संस्करण, तो यह 12वां संस्करण है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह 12वां संस्करण है कि 21 जून 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा संस्करण है, तो यह 12वां संस्करण है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो पहली बार जो योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस बात को याद रखिएगा। द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2015। अगर हम इसका थीम का बात करें कि 2026 का थीम क्या है, तो इस वर्ष आधिकारिक थीम स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग निर्धारित की गई, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2021 से 2030 की अवधि को स्वास्थ्य वृद्धावस्था का दशक डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया है। याद रखिएगा। तो WHO ने वर्ष 2021 से 2030 की अवधि को स्वस्थ वृद्धावस्था का दशक डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया है। और इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है स्वास्थ्य बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था, 2015 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, 21 जून को। वहीं इसका नोडल मंत्रालय का अगर बात करें तो भारत में इसका आयोजन आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करता है। तो भारत में योगा दिवस का जो आयोजन करता है कौन करता है, आयुष मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष।
चलिए अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें यहाँ पे, देखिए 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एकदम लंबवत पड़ती है। बोल रहा है कि 21 जून सन साइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस घटना को ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिक, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक। मतलब 21 जून को सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एकदम क्या लंबवत चमकती है, वर्टिकल चमकती है। इस घटना को समर सोलिस्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिक कहते हैं। और इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ एक देख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। वही 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। यह डेटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की व्यापक जल संरक्षण परियोजना के लिए 4000 करोड़ का ऋण को मंजूरी दिया है? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा का नाम आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या हुआ है तो देखिए, बोल रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की व्यापक जल संरक्षण परियोजना के लिए 4000 करोड़ का ऋण को मंजूरी दी है। ऋण को मंजूरी दी है। तो कौन है? हरियाणा को मंजूरी दी है। कौन? वर्ल्ड बैंक। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। हरियाणा सरकार की इस परियोजना की कुल लागत 5714 करोड़ है, यानी 5014 करोड़, और इसका कार्यकाल 2026 से 2032 यानी 6 वर्ष तक है, जिसका उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को सुधारना है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने टोटल 5714 करोड़ का लागत है। तो वर्ल्ड बैंक इसको कितना मदद कर रहा है? 4000 करोड़ इसको वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ताकि हम गिरते भूजल स्तर को क्या करेंगे? बचाएंगे। ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। अब विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना का बात करें 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के समझौते के तहत इसकी और IMF यानी वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना किसके तहत? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में आयोजित हुआ। और इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोला जाता है? वर्ल्ड बैंक एंड IMF को, क्योंकि यह दोनों को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में स्थापना हुआ था। 1944 में स्थापना हुआ था। तो याद रखिए ब्रेटन वुड्स ट्विंस। यहाँ पूछता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC है, इस बात को याद रखिए। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बांगा। वर्तमान अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अजय बांगा का नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 के तहत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? हाल ही में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला में संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 के तहत किसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है? तो याद रखिएगा सुरक्षित फुटपाथ पे चलने का अधिकार। सुरक्षित फुटपाथ पे चलने का जो अधिकार है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। यहाँ देखिए न्यायालय का निर्णय क्या आया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार, राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ, नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है और यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 से ऊपर माना जाएगा। 1988 से मोटर वाहन अधिनियम 1988। आपको ये भी याद रखना है यहाँ से कि मोटर वाहन अधिनियम कब आया था? तो 1988 में आया था। और इस नियम के तहत
जो अगर कहा भी गया होगा कभी कि फुटपाथ पे गाड़ी चलेगा तो लोग पैदल वहाँ नहीं चलेंगे, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के ऊपर हम रखते हैं राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ, यह एक मौलिक अधिकार है। चलिए अनुच्छेद 21 के बारे में जानते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई अन्य अधिकारों को भी मौलिक अधिकार माना है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, यह पुट्टू स्वामी केस 2017 में। निजता का अधिकार, सभी को अपना प्राइवेसी रखने का क्या है, एक अधिकार है। निजता का अधिकार किस केस में, पुट्टा स्वामी केस 2017। आपको एक एक लाइन याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ देगा कि राइट टू जो प्राइवेसी है यह किस केस में दिया गया है, तो पुट्टू स्वामी केस, और कब का ही मामला है, 2017 का। वहीं विदेश जाने का अधिकार, राइट टू गो अब्रोड, यह मेनका गांधी केस से रिलेटेड है। 1978 में यह केस आया था कि हमें विदेश जाने का क्या है, अधिकार है, मेनका गांधी केस से रिलेटेड है। पीरियड्स हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, इसे भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के हिस्सा माना है। तो इस सारा चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि पुट्टू स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी दिया गया, मेनका गांधी केस में राइट टू गो अब्रॉड का अधिकार दिया गया। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 13 के बारे में, तो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 आपको ध्यान रखना है कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में। लेकिन आर्टिकल 13 के 2 का अगर बात करें, अनुच्छेद 13(2) के अनुसार यदि संसद या राज्य विधायिका का कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका उस सीमा तक उसे शून्य या वॉइड घोषित कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिए। तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि यदि संसद कोई कानून बनाता है, यदि संसद कोई कानून बनाता है या राज्य विधायिका कोई कानून बनाता है, और अगर यह कानून मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का क्या करता है, हनन करता है, तो हम इसको शून्य घोषित करते हैं, रद्द करते हैं एक तरीका से। वहीं अगर यहाँ देखिए मतदान का अधिकार, राइट टू वोट का अगर बात करें, एक आर्टिकल बहुत एग्जाम में पूछता है, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो एग्जाम में पूछेगा आपसे, या पूछा भी है बहुत बार, कि बताइए कि संविधान के, पहले तो यही कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह आर्टिकल कितना में है, आर्टिकल 326 में है। और यह कैसा अधिकार है, तो यह कानूनी अधिकार है, यह फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी वोट देने का अधिकार कोई हमें मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक लीगल राइट है। और वोट देने का अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 326 का, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अंडर आर्टिकल 326 द राइट ऑफ वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। चलिए, तो कैसा क्लास लगा? आज का क्लास 22 जून का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है और कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर